नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर माह के संपूर्ण मासिक करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। दोस्तों इसका आंसर है अब्दुल्लाही मायर को, यानी कि ये अब्दुल्लाही मायर हैं। और इनका कोट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इन्होंने कहा कि टू मी माई हैप्पीएस्ट मोमेंट इज़ व्हेन आई पुट ए बुक इन द हैंड ऑफ ए डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। तो पत्रकार और पूर्व सोमाली शरणार्थी मायर को केन्या में विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें UNHCR के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। स्थापना इसकी हुई थी 1950 में। मुख्यालय इसका मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश फ्रेंड्स बना है नेपाल। नेपाल में पहली बार समलैंगिक विवाह रजिस्टर किया गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जून 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध माना था। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य में सबसे बड़े पर्यटक जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों सबसे बड़े पर्यटक जहाज क्लासिक इंपीरियल की बात हो रही है। इसका उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स केरल में। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, यानी कि शुभारंभ किसने किया, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, EIU के सर्वे के अनुसार रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगा शहर कौन सा है। मतलब दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है रहने के लिए वो कौन सा है। तो दोस्तों ये माना गया है सिंगापुर और ज्यूरिख को संयुक्त रूप से। जिनेवा और न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं, जबकि हांगकांग 5वें स्थान पर, लॉस एंजलिस 6वें स्थान पर और पेरिस 7वें स्थान पर है। लेकिन आपको यही याद रखना है कि EIU के अनुसार रहने के लिए दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है सिंगापुर और ज्यूरिख संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। अगर हम बात करें EIU के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगला क्वेश्चन होगा, ओपन AI के नए CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों ओपन AI के नए CEO बन गए हैं सैम ऑल्टमैन। आपको याद होगा कि मीरा मुराती जिनको अभी हाल ही में CEO बनाया गया था, तो मीरा मुराती ओपन AI में अब फिर से CTO के रूप में होंगी। दोस्तों ओपन AI की जो स्थापना हुई थी यह 10 दिसंबर 2015 में हुई थी। कहीं कहीं पर ये जो तारीख है आपको 11 दिसंबर 2015 भी लिखी हुई मिल जाएगी। इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ब्रेट टेलर। देखो फ्रेंड्स ये जो ओपन AI है ये ChatGPT का नाम आपने सुना होगा या फिर GPT-4 का नाम आपने सुना होगा। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये ओपन AI की ही इजाद हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर है कि हाल ही में AI आधारित मॉडल Q स्टार, इसको क्या लिखेंगे आप, Q स्टार को किसने लॉन्च किया है। तो ये प्रोडक्ट भी ओपन AI ने ही लॉन्च किया है। ये इसका तीसरा प्रोडक्ट है। COP21 का आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों COP28 का आयोजन 2023 में किया गया। कहाँ पर, UAE में किया गया। तो ये 28वें क्रम का था। 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या इसी को कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में किया गया। इसमें भारत की ओर से प्रतिभाग किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने 2 दिन की इसके लिए यात्रा की थी। इस समय कॉप में यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कुल 192 पार्टीज शामिल हैं। इसकी पहली बैठक 1995 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो बर्लिन में हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया। देखो दोस्तों हॉर्नबिल जो होता है ना, एक बर्ड होता है जो कि आप देख रहे हैं। तो ये बर्ड जो होता है ये नागालैंड में बहुत ही पूज्य माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसीलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में वर्तमान में CM हैं नेफ्यूरियो, राज्यपाल हैं ला गणेशन। और हॉर्नबिल को नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। हालांकि फ्रेंड्स अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि हॉर्नबिल किस स्टेट का स्टेट बर्ड है, तो आपका उत्तर नागालैंड हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। हॉर्नबिल केरल और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, न कि नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में 5वें
वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था केरल में। भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसको नाम दिया गया है ब्लड पास प्लस। इसको आप BLOD ही लिखेंगे, BLOD नहीं लिखेंगे, BLOD प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है। हाल ही में इसरो वैज्ञानिक VR ललिता तांबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसरो की जानी मानी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है VR ललितांबिका। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसको आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम। तो भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार फ्रांस के लिए, मतलब जो लोग फ्रांस के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सर्वोच्च कार्य करते हैं, उनको यह प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि द लीजन ऑफ ऑनर जो ये अवार्ड है फ्रांस का, इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी 1802 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगैवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? कैसगैवी जीन थेरेपी को दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए मंजूरी मिली है यूनाइटेड किंगडम में। तो इसे जो है CRISPR-Cas9 थेरेपी के नाम से भी जाना जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिकल सेल और थैलेसीमिया नामक, जो कि बहुत ही मतलब खतरनाक रोग माना जाता है, लगभग असाध्य माना जाता है, तो इस तकनीक से जो ठीक हुए व्यक्ति हैं उनका नाम विक्टोरिया ग्रे है। तो ये नाम भी अब इम्पोर्टेंट हो चला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष नामक पहल की शुरुआत की है? मिशन दक्ष नामक पहल की शुरुआत की गई है बिहार में। देखो फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों का समर्थन के लिए मिशन दक्ष को स्टार्ट किया है। दक्ष का फुल फॉर्म होगा डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। यह योजना 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए चलाई गई है। कहाँ पर? बिहार में। भारत अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये तो तय है कि अपना जो एक्सरे पोलरीमीटर, अब देखो जो क्या होता है ना कि अंतरिक्ष में बहुत सारी एक्सरेज आती रहती हैं। ये एक्सरेज कोई भेज रहा है या किसी ग्रह से ये एक्सरेज आ रही हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसी के स्टडी के लिए भारत ने एक अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सपोसैट। ये वाकई बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये क्या आंकड़े हमें भेजता है। इससे हमें एलियन के बारे में भी पता चल सकेगा। एक्सपोसैट को लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसे इसरो लॉन्च करेगा और जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है PSLV। टारगेट क्या रहेगा? तीव्र एक्सरे स्रोतों की जांच करना। 5 साल तक ये काम करेगा। हालांकि फ्रेंड्स, ये जो एक्सपोसैट है ये अंतरिक्ष यान में अपने साथ 2 पेलोड लेकर जाएगा। कौन कौन से? पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, और एक होगा एक्सपेक्ट, मतलब पोलिक्स और एक्सपेक्ट को लेकर जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2023 को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 1 दिसंबर 2023 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने अपना कुल मिला के देखा जाए तो 59वां स्थापना दिवस मनाया था। कहाँ पर मनाया था? हजारीबाग, झारखंड में। BSF की स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1965। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में फ्रांस के पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसको नाम दिया गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो इससे सम्मानित हुई हैं अर्शिया सत्तार, साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए, और ये कर्नाटक की निवासी हैं। अगला क्वेश्चन का फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इस AI सॉफ्टवेयर का नाम है गजराज। ये क्या होगा कि अगर कोई हाथी ट्रैक से लगभग 200 मीटर की दूरी पर होगा, काफ़ी दूर होगा, तब भी जो है वो अलर्ट भेजना स्टार्ट कर देगा कि हाथी जो है ट्रैक पर हैं, और फिर उससे मतलब क्या पोजीशन रहेगी उसके मुताबिक जो स्टेशन मास्टर हैं वो निर्णय ले सकेंगे। हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म खोजे गए हैं? सार्क इस धरती का सबसे पुराना जीव माना जाता है। तो 115 मिलियन वर्ष पुराना उस जीवाश्म मिला है सार्क का।
ये खोजा गया है जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है। अर्ली क्रेटेशियस, ये जो सार्क की प्रजाति है उसको नाम दिया गया है अर्ली क्रेटेशियस। ये सार्क उस समय की है जब प्रजातियां बननी शुरू हो रही थी, और जो पुरानी प्रजातियां थी, जो इससे पहले की प्रजातियां थी, वो नष्ट हो रही थी, तब की ये सार्क है, तो बहुत ही पुरानी है। इसके अवशेष मिले हैं जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अमृत वृक्ष आंदोलन ये चलाया गया था असम में। हेमंत बिश्व शर्मा वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हैं, और उनके इस काम के लिए असम सरकार को 9 वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ है। इसकी शुरुआत 8 जून 2023 से की गई थी। प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, वर्धा कहाँ पर स्थित है फटाफट कमेंट करके बताओ, क्योंकि वर्धा शिक्षा योजना भी आपको याद होगी। तो यह ये किस राज्य में है आप बताओ। तो प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा? तो वर्धा में। और प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब होती है? 2021 में। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों, वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन हाल ही में भारत में 4 से 6 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट कलर सम्मान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है, और इस सम्मान से दिसंबर 2023 में सम्मानित की गई है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। ICFRI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? क्योंकि ये पहली है तो इम्पॉर्टेंट है। ICFRI की जो पहली महिला निदेशक बनी फ्रेंड्स, इनका नाम है कंचन देवी। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि ICFRI का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान की हैं। ठीक है, नोजोमी ओकुहारा जापान की हैं। और ये जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 हुआ था, ये लखनऊ के BBD कॉलेज में हुआ था। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ची यू चेन ने जीता है। ये चीनी ताइपे के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें महिला एकल का खिताब जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के जो 84th ग्रैंड मास्टर बनी हैं, इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। ये आर प्रज्ञानानंद की बहन है। हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपको याद होगा कि जो 90वीं इंटरपोल की बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। अब 91वीं हुई है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रिया में हुई है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसमें भारत की ओर से प्रतिभाग किया था CBI की जो DG हैं प्रवीण सूद ने। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कि विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका उत्तर होगा गुरुग्राम। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से बनाया गया है इसे, आरोग्य मैत्री एड क्यूब नामक पोर्टेबल अस्पताल को। इसमें 200 रोगियों का इलाज करना संभव बनाया गया है। हाल ही में कहाँ पर मूंगफली उत्सव, इसको नाम दिया गया है कडलेकाई परिसे। तो कडलेकाई परिसे कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलुरु में कडलेकाई परिसे, जो कि एक मूंगफली उत्सव है, इसका आयोजन किया गया। हाल ही में ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया रिज। KBC में भी ये सवाल था। तो ऑक्सफोर्ड का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो रिज चुना गया है। रिज का मतलब होता है आकर्षण। इसके बाद है विश्व मृदा दिवस। ये हाल ही में मनाया गया 5 दिसंबर को, और 2023 में इसकी थीम है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना को जो सर्वेक्षण पोत सौंपे जाएंगे, कुल 4 सर्वेक्षण पोत सौंपे जाएंगे। पहला सौंप दिया गया है जिसको नाम दिया गया है संध्याक। इसको किसने बनाया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कंपनी कोलकाता ने इसको बनाया है। कुल मिला के 4 बनेंगे। तो ये पहला था संध्याक, जो कि भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो फुटबॉल से संबंधित ये अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। इसके विजेता बने हैं जर्मनी ने जीता है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023। और किसको हराया था?
तो फ्रांस को हराया था। 7 दिसंबर को यह आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य को COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? राज्य को, किस राज्य को? COP28 जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएई में हुआ था। अगला जो COP29 होगा इसका आयोजन अजरबैजान में होगा। तो वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है किसको? बिहार को मिला है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में आरपीएफ ने बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? तो दोस्तों, बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए आरपीएफ ने जो अभियान स्टार्ट किया है, नाम दिया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। 520 बच्चे इसे बचाए भी गए हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में टॉप पर कौन सी सिटी है? तो ये है दिल्ली। दूसरे स्थान पर मुंबई, तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। राज्यों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों में चुनाव व नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार बनी है, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहामा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी, या फिर इनको रेवंत रेड्डी भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दोस्तों दिया गया है जैसा को। बीसीसीआई के सचिव वर्तमान में कौन है? जैसा हैं। और जैसा ही एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को पहले CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड 2023 से सम्मानित भी किया गया है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी हैं? तो दोस्तों, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं गीतिका कौल। तो बात करें अगर हम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा और तजाकिस्तान के फेदचेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सबसे खतरनाक तो तजाकिस्तान का फेदचेनको है, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर आता है, दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक ग्लेशियर। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में कुल 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। इनके नाम क्या हैं? हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, SCL की जो CEO हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल और बाइकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार शाह। मतलब निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शाह, ये फोर्स जो पत्रिका है इसकी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में शामिल हैं। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 ये पाकिस्तान की रहने वाली सिस्टर जेफ को मिला है। और सिस्टर जेफ ये सम्मान पाने वाली 8वीं शिक्षक बनी है। यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो दोस्तों, जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 17 मेडल जीते हैं। 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक आर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया था। एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा है कोलकाता को। दूसरे स्थान पर चेन्नई है, तीसरे स्थान पर कोयम्बटूर है। दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो दिसंबर में भारत में पहली बार पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था बेंगलुरु के कोरामंगला इंडोर स्टेडियम में। ये इसका 18वां संस्करण रहा। पहली भारतीय टीम जिसने इस पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया था, इसका नाम है अहमदाबाद डिफेंडर्स। हाल ही में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाना बहुत ही सम्मान की बात होती है। और 2023 में ये जो सम्मान मिला है वो टेलर स्विफ्ट को मिला है। जानी मानी फेमस सिंगर हैं और ये है पत्रिका पर इनकी तस्वीर। 2022 की जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई थी उनका नाम था व्लादिमीर जेलेंस्की। ये आपको पता ही है कि जो यूक्रेन है उसके जो है प्रेसिडेंट हैं। हाल में किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, जिसको आप कहते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, मतलब कि ऐसी विरासत जिसको आप टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कि मेला हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गया, त्यौहार हो गया, या उसी प्रकार से गरबा नृत्य, ये भी जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई है। आपको याद होगा कि ये गरबा नृत्य जो है ये तो 15वीं विरासत है।
14वीं विरासत जो थी ये 2021 में जो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया गया था। ठीक है। हाल ही में COP 28 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो IIT मंडी ने, ये हिमाचल प्रदेश में है IIT मंडी, इसको ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला है COP 28 UAE में। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड जीता है? तो दोस्तों द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड ये जीत लिया है हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटा जो पार्ट है मैटर का उसे आप एटम कहते हैं और ये स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन एटम भी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, लेकिन ये माना जाता है कि इससे भी छोटे कण अभी मौजूद हैं जिनको हम डार्क पार्टिकल कहते हैं या गॉड्स पार्टिकल कहते हैं या फिर इसे हिग्स बोसान का नाम से जाना देते हैं। यानी कि यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो फिजिक्स के लॉ हैं यूनिवर्सल हैं। तो इसी की खोज करने के लिए जापान और EU ने एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है जिसको नाम दिया गया है ZT60SA। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो मैंने आपको बताया था कि टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई। तो अब बात हो रही है कि एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड ये दिया गया सेबेस्टियन मावोरा जो कि केन्या के हैं और मिशेल जराटे पालोमेक को जो कि मैक्सिको के हैं। ये सम्मान भी उनको COP 28 UAE में ही प्रदान किया गया। हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? यूनिसेफ और भारत सरकार ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल को स्टार्ट किया है। कहाँ पर? UAE में स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में युवाओं को जागरूक करना। हाल ही में जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक टॉप पर है? तो दोस्तों एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में जो ब्लॉक शीर्ष पर है वो तेलंगाना का है और इसका नाम है तरियानी। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा जो है कौशाम्बी है। ये कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश में स्थित है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में टॉप पर है टोरंटो विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में टॉप पर है टोरंटो। भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ल्ड रैंकिंग 2020 एशिया रैंक 23, मतलब जो दिल्ली विश्वविद्यालय है ये वर्ल्ड रैंकिंग में 220वें स्थान पर है। एशिया में इसकी रैंक है 30वीं। टॉप 30 में एकमात्र विश्वविद्यालय जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय ही शामिल है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? तो मेघालय की। मेघालय में लाकाडोंग नाम की एक हल्दी मिलती है जिसको हाल ही में GI टैग मिला है। मेघालय के 4 उत्पादों को GI टैग मिला है। एक लाकाडोंग हल्दी है, दूसरी है लारनाई काली मिट्टी के बर्तन, तीसरी है गारोब चुबिची जो एक शराब की तरह का पदार्थ है, एक और है गारोड कमांडा जो कि महिलाओं की पोशाक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि एक दिन में सर्वाधिक GI टैग पाने वाला हाल ही में कौन सा प्रदेश बना है? मतलब सबसे ज़्यादा GI टैग उसको मिले हैं एक ही दिन में, तो उसका नाम बताइए। आगे मैं इसका क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो फिलहाल तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक है वो भी पश्चिम बंगाल साइड में ही मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूजल में जो वृद्धि करने वाला राज्य बना है वो पश्चिम बंगाल ही बना है। ये जो रिपोर्ट आई है इसे जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया था। मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। फिलहाल तो जो दूसरा स्थान है वो असम का है, तीसरा स्थान तेलंगाना का है। सबसे ज़्यादा जल शोषण वाला जो राज्य है वो पंजाब और हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोतों की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर प्रेरणा देवस्थली बनी है। तो प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत जिसका नाम है INS त्रिकंड की कमान संभालेंगी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों महालक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है तेलंगाना में। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को, लड़कियों को और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको मुफ्त बस यात्रा करने दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको जो है 2500 रुपये मासिक भी मिलता रहेगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 7वीं।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7वीं। इसे जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें क्या है कि पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान रिक्त है। चौथे स्थान पर है आपका डेनमार्क, और इसके बाद जो 6 और 7 को छोड़ दें तो 7वें स्थान पर आ रहा है आपका 5, 6, 7 के बाद 7वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। सबसे नीचे है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन होगा कि 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों 33वां व्यास सम्मान ये दिया गया था पुष्पा भारती को। ये एक हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। इनका जो संस्मरण है उसका नाम है यादें यादें और यादें। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जो प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार ये सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया था। हाल ही में एक दिन में 18 GI टैग पाने वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड। अभी मैंने आपसे पूछा था, ये इसका आंसर है। तो उत्तराखंड के पास अब कुल 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो डोनाल्ड टस्क बन गए हैं। और पोलैंड की जो संसद है दोस्तों उसका नाम है सेजम। पोलैंड की कैपिटल है वारसा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जिसकी थीम है 2023 में सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। और हाल ही में इसका जो 75वां संस्करण है ये 2023 में आयोजित किया गया। UNHRC की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। शुरू में ही मैंने आपको इसके UNHRC के बारे में बताया था। 2024 में COP29 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मैंने बताया था आपको कि COP29 की अध्यक्षता 2024 में करने वाला है अजरबैजान। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 होगा 11 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक। विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किसने बनाई है? तो चीन ने बनाई है। इसको नाम दिया है डर्फ, डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? तो दोनों को आप पहचानिए। फिलहाल फ्रेंड्स इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं दोस्तों ये हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस वर्तमान में लगभग 50 साल के हैं और विजय अमृतराज जो हैं ये लगभग 69 साल के हैं। तो सोच लीजिए। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? तो जैस्पर नामक जो चक्रवात आया था फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। 2023 का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट का खिताब जीता है नू लायल्स ने जो कि अमेरिका से हैं, और फेथ किपिगोन ने जो कि केन्या से हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने मोनाको में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा को टॉप 11 में नामित किया गया। हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किस देश में किया गया था तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण, जिनको साउथ इंडिया का संत कबीर कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर बनेगा फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष 14 दिसंबर होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। यूके की 2023 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में टॉप पर हैं शाहरुख खान, दूसरे स्थान पर हैं आलिया भट्ट। सोचिए कि यूके की जो 2023 की दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची बनी है उसमें टॉप पर शाहरुख खान है, दूसरे स्थान पर आलिया भट्ट हैं। हाल ही में डेकाकार्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है IPL इंडियन प्रीमियर लीग। ये डेकाकार्न कंपनी बन चुकी है। डेकाकार्न क्या होता है? अगर किसी ब्रांड की वैल्यू $10 बिलियन से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं डेकाकार्न। अगर 1 बिलियन से ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? यूनिकॉर्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया? तो दोस्तों PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसकी लागत आएगी 460 करोड़ रुपए। दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया है बाराकुडा। इसे कोच्चि स्थित नवाल्ट सोलर एवं इलेक्ट्रिक बोट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी को किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। अमृत मतलब आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? तो ये लद्दाख में मनाया गया। और ये जो लोसर त्यौहार होता है इसमें लोग मुखौटा पहन के त्यौहार को मनाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा AI ऑपरेटेड
क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया गया। तो सुवास का मतलब सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, और इसी सॉफ्टवेयर के सहारे सबसे पहले केशवानंद भारती केस को 10 भाषाओं में बदला गया। और देखो फ्रेंड्स, ये आज का अंतिम प्रश्न होगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया है। तो 2 लोगों को, डैनियल बरेनबोइम और अली अबूद अवाद को इसे प्रदान किया गया। अर्जेंटीना के मशहूर पियानो वादक हैं डैनियल बरेनबोइम और फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं अलीफ अवाद। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी ट्रस्ट के द्वारा। इसमें 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के आपके 76 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो एक वीडियो यहाँ पर और आएगा जिसमें हम आपके बाकी प्रश्न यानी कि 150 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 76 प्रश्न हो गए, इसके बाद 74 प्रश्न आपके और बच रहे हैं। तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। PDF चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं studyvithgyanprakash.com पर। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली PDF है या फिर हमारी जो मासिक PDF है, तो मासिक PDF की जो कास्ट वर्तमान में है वो मिला के 20 रुपये है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको विशेष छूट भी मिल सकती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको एक कोड मिलेगा, उसको डालने पर ये PDF आपको मात्र 10 रुपये में मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको साथ में मिल जाएगी। या फिर आप आ सकते हैं studyvithgyanprakash.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है। धन्यवाद।